हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान सर हैं, सीनियर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। अहमद अयाज साहब हैं, राजक हैं और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर लगातार हमारे साथ प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं। इनसे भी जरा चीजों को और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। भूषण दीवान सर, शुरुआत जरा आप इसे 12 और 13 मई की शाम को जो हमला हुआ और वहां की टाइमिंग्स के मुताबिक यहां आधी रात थी, तब से लेकर अब तक जिस उद्देश्य के साथ अटैक किया गया था, क्या आज जब वॉर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ से प्रयास किए गए, अब सीज फायर भी हो गया, सीधी सी बात कि जो मकसद थे, जो उद्देश्य था, वो जो एम था अमेरिका का और इजराइल का, क्या वो उसमें सफल हो पाया? बिल्कुल नहीं आसिफ जी। एक्चुअली तो सीज फायर का भी पक्का नहीं है, ये तो जिसे कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर। जी। ईरान तो दागता जा रहा है मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल, और पहली बारी जो है वो सिविलियन इलाकों को डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सीज फायर हो चुका है, बल्कि हुई बात ये है, अभी क्या है मालूम नहीं पड़ता है। सुबह सुबह आपके कुणाल जी ने फोन किया कि 1 बजे हमारी मीटिंग है आपस में आपके साथ, हैं गुलिस्तान न्यूज पे। फिर 10 मिनट के बाद फोन किया नहीं है। तो जब उन्होंने कहा नहीं है, ट्रंप ने कहा है नहीं है, तो मैं समझ गया पक्की बात है। ट्रंप ने हमारी गुफ्तगू अभी गुलिस्तान न्यूज पे, तो इसका मतलब पक्का है। खैर, वो आप सवाल ये है कि अभी हमने जैसे, मुझे तो अभी आपसे बात करके ख्याल आ रहा है, जैसे वो B-2 बॉम्बर गए हैं, उसके 3-4 दिन पहले तो क्या कहा ट्रंप ने कि हम 2 हफ्ते तक 2 टाइम दे हफ्ते रहे हैं का ईरान समय को। लेंगे। ठीक है। और फिर एक न्यूज निकली कि वेस्टर्न कोस्ट से गुआम की तरफ उनके B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना। और फिर दाग दिए 7 B-2 बॉम्बर से 14 बम ठोक दिए। एक बॉम्ब $500 मिलियन कॉस्ट है, तो बिल्कुल। $7 बिलियन खर्च कर दिया उन्होंने। हम संडे सुबह मिले थे, आपके साथ मुलाकात हुई थी नेट पे, बिल्कुल। टीवी पे। तो 7 बिलियन दाग दिए। अब वो कह रहे हैं प्लीज प्लीज सीज फायर करो, और ईरान तो सीज फायर नहीं कर रहा है, दागता जा रहा है। और मेरे को इससे क्या लगता है, ट्रम्प जी क्या है, बच गए। किस चीज से बचे? तो मैं तो सीज फायर कह रहा हूं, अब आपस में लड़ो, आप ईरान इसराइल लड़ो। इससे क्या हुआ, जो 17-15 बेसिस हैं अमेरिका के बहरीन में, इधर उधर हॉर्मुज का ब्लॉकिंग करना, ये रुक जाएगा। कतार पे अटैक, इराक पे अटैक जो ईरान कर रहा था, कल 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 भी किया उसने बिल्कुल। रात को, तो वो रुक जाएगा। तो वो बच गए हैं। पर बच, चलो ये पता नहीं टैक्टिक्स है या अनजाने में है, मुझे टाइम बताएगा। पर सवाल ये है, इसमें तो सुबह तो जब लगा ईरान ने कह दिया ठीक है हाथ खड़े कर दिया रुकते हैं, तो लगा इस गेम में ईरान हार गया है, क्योंकि एक्चुअली गिव अप कर दिया है। हालांकि जी। ना तो देखो, सुलह तब होती है कि लड़ाई में मैं भी टीम ए सोचे मैं जीत गया हूं, और टीम बी सोचे मैं जीत गया हूं, तभी सुलह होती है। तो ना तो ईरान का मकसद हल हुआ है, और ना यूएसए प्लस इजराइल का मकसद हल हुआ है। अब तो ईरान ने दोबारा शुरू कर दिया है। पर मेरे को क्या लगता है, जो 3 एम्स थे यूएसए इजराइल कॉम्बो के, पहला एम न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो भी कोई गारंटी नहीं डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है, गारंटी नहीं है डिस्ट्रॉय हुई है। नंबर वन नंबर टू का 400 kg था यूरेनियम, बस एनरिच यूरेनियम। 400 kg कितना बड़ा होता है, वो ट्रक में लेके गए परसों, 2 दिन पहले ही सिचुए को लेके चले गए ईरानियंस। एक तो वो नहीं हुआ है। हालांकि डिफिकल्टीज आई हैं, पर दोबारा वो तो फुल जोर से शुरू कर देंगे ईरान दोबारा डेवलप करना। सेकंड था रिजीम चेंज, और थर्ड था रिजीम चेंज और किलिंग खमैनी। मेरी समझ में ट्रम्प साहब तो कह रहे प्लीज प्लीज मत लड़ो। अब जैसे यूक्रेन में कहा तो मैं पुतिन को बोला मत लड़ो, और फिर नहीं माना पुतिन, तो जोर शोर से उन्होंने इसको जेलेंस्की को आर्मामेंट देना शुरू कर दिया। अब ट्रम्प साहब वापस पीछे से लड़ेंगे और रिजीम चेंज की तरफ बढ़ेंगे, और ताकि उनको खतरा नहीं कि उनके असेट्स, नेवल असेट जो है बहरीन में, गल्फ में, उन पे अटैक हो। ऐसा होगा। लड़ाई तो भी खत्म हुई नहीं, सवाल ही नहीं है। लंबा जो चलना था, जिसमें हॉर्मुज बंद हो जाता और कई चीजें हो जाती, वो फैलेगा नहीं उतना। इसराइल और ईरान लड़ते रहेंगे आपस में। अचीव दोनों ने एम नहीं किया है, पर मेरे को लगता है रजीम चेंज का अगला इनका एम रहेगा।
साइलेंटली, ट्रंप का भी और इसराइल का भी, तभी वो जाके कार्ड प्ले 10 किया साल जा अगर सकता उनके भी है। लगेंगे। अहमद अयाज साहब, मैं आपसे भी कुछ दो चार बातें जरा कर ले, क्योंकि आपको जाना भी है। मिडिल ईस्ट को लेकर बहुत बातें की गई कि अमेरिका के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ काफी अच्छे रिलेशंस, ये सारी चीजें उस समय भूल गई जब बैक टू बैक अटैक्स हुए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर स्ट्राइक्स की गई, एक तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही थी, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक्स हो रही थी। राइट नाउ इन 12-13 दिनों को आप कंक्लूड कैसे करेंगे? अभी जैसा भूषण दीवान सर भी कह रहे हैं कि वॉर तो खत्म हुई नहीं है, अभी बहुत कुछ होगा, प्लान बी भी चल रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि प्लान ए हो, बी या सी, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इंक्लूडिंग ओआईसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, क्या रोल आपने इन 12-13 दिनों में देखा है? या फिर कहीं ताश के पत्तों की तरह कुछ लोग, कुछ जो खुद को हीरोज भी मानते थे कि वॉर रुकवा देंगे, वो भी बहुत हद तक बिखरते हुए हमने देखे। देखिए, ये एक ऐसा इशू है कि जहां वार में जाने की शायद कोई मेरिट नहीं बन रहा था, इसलिए बन रहा था। ये शुरुआत जो हुई, इसके आगे पीछे कुछ और मसाइल भी हो सकते थे, लेकिन असली जो इशू हुआ वो ये हुआ कि इसराइल की जो जारियत दिखी गई गाजा में फलस्तीनियंस के साथ, तो उसी को लेकर ईरान ने हमदर्दी जताई। तो वो एक मेजर इशू बन गया इस कन्फ्लिक्ट के लिए। वो दूसरी बात है कि अंदर अमेरिका भी यही चाहता था कि न्यूक्लियर इश्यूज है या बाकी जो मामला है जो उनके भी, या चौधराहट का इशू है, व्हाटएवर। तो लेकिन इशू जो हुआ वो सिर्फ जो जो ज्यादतियां, जो राइट्स वायलेशंस गाजा में हुई, तो उसको लेकर ईरान ने बात करी। और ये कोई टेरिटोरियल इशू ईरान ने बात नहीं करी। इसको लेकर मुस्लिम देश ही नहीं, ईरान ही नहीं, बल्कि राइट्स वायलेशन को लेकर कोई भी बात कर सकता है। इसलिए एक जस्टिफिकेशन बन जाती है। लेकिन ये बात करते हुए ईरान के पर ऊपर एक अनप्रोवोक्ड वार इसराइल की तरफ से हुआ। इसराइल की तरफ जब हम कहते हैं तो इसके बैकिंग में अमेरिका था। तो जब ये वार हुआ तो दो चीजें हर एक के लिए कंसिडरेशन बनी। एक ये कि हर एक महसूस करता कि ज्यादतियां हो रही हैं फलस्तीन के अंदर, गाजा में लोगों के साथ, एक वो इसराइल की तरफ से। दूसरा, जब अनप्रोवोक्ड वार अमेरिका के साथ, ईरान के साथ हुआ, तो ये एक दूसरा फैक्टर बना लोगों को सोचने के लिए कि भाई ये ज्यादतियां हो रही है। यही नहीं मुस्लिम देश ही महसूस करेंगे, बल्कि मुस्लिम देश के अलावा जो बाकी देश है वो भी इस चीज को दबी दबी लफ्जों में महसूस करेंगे, अंदर अंदर महसूस करेंगे। इसमें कुछ लोग डायरेक्टली सपोर्ट में आ सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लॉजिस्टिक, इकोनॉमिक, व्हाटएवर, वो भी हो जाएगा। लेकिन एक ओवरऑल राय बन गई कि भाई अमेरिका जब इसमें डायरेक्टली आ गया, ईरान के अगेंस्ट में अटैक कर दिया, तो एक राय बन रही है कि भाई अमेरिका भी ज्यादतियां कर रहा है। अमेरिका नहीं तो एक्सपेक्ट किया जाता है, बहस थे एक बिग ब्रदर, बहस थे एक बड़ा पावर, कि उसको चाहिए था कि दुनिया में अमन कायम करना। और क्योंकि हर एक कंट्री ये चाहता है कि वो अपने हिसाब से प्रोग्रेस करे और इंडिपेंडेंटली रहे और अमन से रहे। क्योंकि इसका रोल अगर कहीं बन जाता है, कहीं दो कंट्रीज के दरमियान कुछ बन जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हुआ अभी रिसेंटली, तो ये कहा जाता है कि अमेरिका की मुदाखलत से उसमें सीज फायर हो गया। ये भी मानने वाली बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अमेरिका के अगर उस तरीके की कोई इंटरफेरेंस या एंगेजमेंट हुई हो। लेकिन जब अमेरिका वार उकसाएगा, वार को प्रोवोक करेगा, तो सारा वर्ल्ड लग रहा है मुझे कि अमेरिका के बारे में सही महसूस नहीं करेगा, ठीक महसूस नहीं करेगा। एक तो मुस्लिम देश एक दूसरे के साथ में आ सकते हैं और आने के अच्छे इम्कान हैं, और दूसरा जो बाकी पावर्स है वो भी, जो जैसे चाइना है या रशिया है, वो तो ईरान के साथ में है ही। लेकिन एक बड़ा फायदा जो हुआ, एक ये कि पूरा देश पूरा वर्ल्ड महसूस कर रहा है कि अमेरिका ज्यादा चौधरी दिखा रहा है, ज्यादा ज्यादतियां कर रहा है। और चूंकि अमेरिका में खुद बहुत ही कॉन्शियस सिटीजन्स है, टैक्सपेयर्स है, अयाज साहब, ये जो बीच वाली लाइन आपने दी ना कि ये ईरान ने, आप ये जो कह रहे हैं अयाज साहब के, ये जो ईरान वाली आप बात कर रहे हैं ना कि उसने दर्द को समझने की कोशिश की, मैं वही पूछ रहा था कि क्या ये दर्द बाकी कंट्रीज को समझ में नहीं आया, या वहां पर जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे वो आड़े आ गए? वो सिर्फ
निंदा, मजम्मत, कंडेमनेशन के अलावा आगे इससे बढ़ ही नहीं सके। रोल तो काफी ज्यादा था उस हिसाब से, जब अगर इमोशनली जाते तो तब भी। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की थी कि ईरान ही फलस्तीनियों के लिए, गजा के लिए, चेचेनिया और बोस्निया के लिए लड़े, और बाकी 55-56 ममालिक का उनका क्या रोल फिर? बिल्कुल ये जिम्मेदारी सिर्फ की थी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का मसला था, ज्यादतियों का मसला था, इसलिए चाहिए था कि बाकी देश में इसके सामने आ जाए। लेकिन चूंकि हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट है, बहुत सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे यूएई है, अरब सऊदी अरबिया है, वो अमेरिका की तरफ डायरेक्टली अलाइंड है। तो बाकी देशों का यही हाल है, अपने डिफेंस के लिए, अपने ट्रेड के लिए, अपने मफादात के लिए वो शायद इस चीज को डायरेक्टली नहीं आए। लेकिन अब इसके बाद जो ये दो वाक़ा हुए, एक अमेरिका का जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंगेज करना वार की सूरत में, उसने मुझे लगता है कि आंखें खोली होगी पूरे वर्ल्ड की, पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज की। अभी आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान व्हाइट हाउस में मिलके आ गया और वहां वो नोबेल मिशन प्राइज की बात कर रहा था ट्रंप के लिए। और लेकिन वापस में जब लास्ट में जब अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने भी शायद चेंज साइड ले लिया, उन्होंने भी साइड ले लिया अमेरिका के, सॉरी, ईरान के हक में। तो इसीलिए मुस्लिम देश इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है तो इसलिए सपोर्ट करेंगे, बल्कि इसलिए कि ये इबलिज्म का मामला आ रहा है सामने, एक चौधराहट का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि हर एक देश चाहेगा कि उसको दबाव ना हो, दोष ना हो, कि वो अपने ठीक है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में बहुत सारों ने अपनी नुकसान भी उठाया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, विनोद जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मैं डॉक्टर राम जी के पास भी चलूंगा। राम सर, करंट डेवलपमेंट ये जो 12-13 दिनों के अंदर हुआ, एक तो जरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जरा इसको कंक्लूड कीजिएगा, प्लस क्या ये सीज फायर का मतलब है वॉर एंड, या फिर वो जो बार बार जिसकी तरफ भूषण दीवान सर ने भी इशारा किया और कल सुबह सुबह ट्रंप की तरफ से भी रिजीम चेंज वाला शब्द कोट करके पहली बार इस तरीके से खुलकर बात की गई कि अब इस पर काम होना चाहिए। क्या ये पर्दे के पीछे प्लान बी पर काम करने का एक समय भी है, जहां पर ट्रंप को भी शायद थोड़ा लग रहा है और उनके साथियों को इंक्लूडिंग इजराइल कि शायद वॉर को थोड़ा रोका जाए, लेकिन एक ब्रीफ मिल जाएगा, इस ब्रीदर में वो काम अपना थोड़ा और आगे ले जाएंगे? देखिए, इसमें 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो आप इसको जो कह रहे हैं सीज फायर, मैं इसको सीज फायर नहीं कहूंगा, मैं इसे ईज फायर कहूंगा। कारण यह है कि जिस तरह से मुक्केबाजी में 2 मुक्केबाज लड़ते हैं और फिर उनको पहले राउंड के बाद बिठा दिया जाता है, वो हाँफता पसीना पहुंचते हैं, वही स्थिति इस समय यहाँ पर है। इस युद्ध का जो भी हो मसला निकले, अंत कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ट्रंप साहब की एक इच्छा पूर्ति होती जा रही है कि वो जो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए उन्होंने जैसा मुल्ला मुनीर से रिकमेंड कराया है, और वो इसके दावे को मजबूत करेंगे और शायद उनको मिल भी जाए। दूसरा जो खास चीज है, थोड़ा पीछे देखने की जरूरत है कि जब कुवैत पर आक्रमण हुआ था, सद्दाम हुसैन ने किया था, तब जो है अमेरिका उसको बचाने के लिए आ गया था। अगर अमेरिका चाहता तो उस वक्त ही सद्दाम हुसैन वो इराक को खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, नाकेबंदी करके उसको घेर के रखा और दूसरे जितने भी अरेबिक कंट्रीज थे उनसे कहा कि देखो पिंजरे में शेर है, ये कभी भी आ सकता है। और जब देखा कि सफिशिएंट उनका वो हो गया, तब उन्होंने उसको खत्म कर दिया। यही हाल यहाँ फिलहाल मुझे नजर आ रहा है। उन्होंने युद्ध विराम के नाम से ईरान को एक कुछ कंडीशनल जो है छूट दे दी और उनको घेर के रखा है, जिससे कि जो अरेबिक कंट्रीज हैं वो हमेशा सतर्क रहें। अब अरेबिक कंट्रीज ईरान के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पुरानी जो वाली, और दूसरा जो कारण है कि अभी जैसे कतर के ऊपर अल अदीद एयरबेस पर आक्रमण किया था, यहाँ करीब करीब 1000 जो उनके एयरमैन रहते हैं, 100 के करीब वहां पर एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने 3 दिन पहले ही उनके एयरक्राफ्ट को दूसरी जगह कहीं भेज दिया। कारण ये है कि वो जो है पूरा रेगिस्तानी इलाका, रेगिस्तान में बंकर्स नहीं बना सकते हैं रेत के कारण। यही एक कारण है कि जितने भी अमेरिका के बेस हैं आपके अरेबिक कंट्रीज में, उन सब में जो है सुरंगें कहीं भी नहीं है जिसमें कि वो छुप कर किसी तरह से आज के जमाने में कर सके। उनकी वो जो लड़ाई की तैयारियां थी वो हवाई हमले के लिए थी, और
इसके अलावा बमबारी करने के अलावा उनके पास नहीं था। लेकिन वो जो मिसाइल्स के लिए वो तैयार नहीं थे। यही कारण है कि 19 में से 18 मिसाइल तो उन्होंने गिरा दी, एक मिसाइल फिर भी एयरबेस के पास गिर गई। उसका क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी जाहिर नहीं हुआ। अब ये सवाल से उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि हम ईरान की सपोर्ट करते हैं। तब तक लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने दोबारा हमले किए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता स्कैटर्ड हो रही हैं। वो एक चिंता का विषय है। जी आसिफ। ठीक है, मैं इससे पहले अयाज साहब के पास जाऊं। कर्नल भूषण दीवान सर, ये 6-7 लोगों का स्टेटमेंट एक साथ आया, अमेरिकन मीडिया जो इसको कोट कर रहा है, सेनेटर्स हैं, कुछ कांग्रेस मेंबर्स हैं, कह रहे हैं कि 5 बार आपको इजराइल ने जंग के अंदर धकेला और 5वीं बार आप वापस लौटे, पीछे पलटे, लेकिन तबाही करा के। 6 टाइम यू हैव बीन डिफीटेड बिकॉज ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो अब विद इन अमेरिका कल प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि आप इस तरीके से क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे, आप तो सोल्यूशन का नारा देकर चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, आप और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, प्लस ये स्टेटमेंट्स आना, क्या ये इंटरनली धचका भी पहुंचा सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को? कहेंगे आप मुझे बात बताएं, हंसी की बात है कि संडे सुबह 4 बजे आप $7 बिलियन से 30,000 पाउंड्स के बम 12 गिरा देते हो इजराइल के ऊपर, और 24 घंटे के बाद 40 घंटे के बाद कहते हो प्लीज प्लीज डू सीज फायर। क्या यार, ये तो मतलब ही कुछ नहीं है। क्या मतलब है? दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे मौका दे जवाब देने का इस चीज का, कि मुस्लिम वर्ल्ड में फूट। क्या आप समझते हैं कुवैत पे अटैक किया था सद्दाम हुसैन ने जब अमेरिका घुसा था? एग्जैक्टली। कुवैत भी, इराक भी, क्या मुस्लिम वर्ल्ड नहीं था? भाई मुस्लिम वर्ल्ड था। हूतीज जो हैं यमन में, यमन और सऊदी की लड़ाई है, अरे भाई दोनों मुस्लिम वर्ल्ड है। और अब्राहमिक अकॉर्ड बना, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी इतना बड़ा, यूएई, ईरान, इजराइल के साथ मिले हुए हैं, तो फूट नजर आ ही रही है। और सुन्नी शिया की फूट तो नजर आ ही रही है। और मुझे अभी सुना आपने, आदरणीय अहमद साहब ने कहा कि ये शुरुआत कहां से हुई? गाजा में ह्यूमन राइट्स वायलेशन। 7 अक्टूबर 23 को जो हैवानियत की, औरतों को नंगा परेड कराया और अल्लाह अकबर बोला, ये हैवानियत जो की, उससे ये बात फैली। शुरू उसके पीछे और भी चीजें नहीं होंगी, उससे बात उभरी है। और वो खुद सऊदी कहते हैं अरे पैलेस्टीनियंस कचरा है, इनको तो कुछ नहीं मानते। तो कहां से आप मुझे होप कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा? और सेकेंडली, असमुल्ला ने नहीं कहा कि कलमा हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, और कलमा पढ़ते तो ठीक, नहीं तो गोली खाओ। ज़ायनिस्ट्स हैव नो राइट टू लिव, ईरान ने कई बार कहा है। ये हैवानियत की स्टेटमेंट्स, ये सिक्का जो है हैवानियत का, खत्म होना चाहिए। ये खत्म हो जाएगा तो वेस्टर्न पावर्स का, अमेरिका का, यूके का, नेटो का वर्चस्व बनेगा। दूध के धुले वो भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी नहीं है, वो भी अपना मतलब साध रहे हैं। पर सवाल ये, वो तो एक लेसर प्रॉब्लम है वर्ल्ड को फेस करने का, पर ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है कि 2 अरब 200 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, और ये अगर चीज फैलाते जाएं कि तुम्हें रहने का हक नहीं है, तो ये तो बड़ी गलत। ये तो खत्म होना चाहिए, तो सिर तोड़ के खत्म होना चाहिए। किसी के लिए टिकट नहीं है। यही हुआ, सिंदूर क्यों करना पड़ा? जो लोग मारे, कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे। तो ये मैं कहता हूं, उसमें तो ये अच्छी बात है अगर फूट है, अच्छी बात है फूट है। उसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका की दादागिरी करे, दुनिया भर के सरपंच बने हुए हैं, पर ये आज से नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस 200, 150, 100 साल से है। और क्या मतलब? क्योंकि वो तो 700 मिलिट्री बेस लेके बैठे हैं, 700-800 मिलिट्री बेस लेके बैठे हैं, इतना न्यूक्लियर लेके बैठे हैं, वो कर रहे हैं। वो दूध के धुले नहीं है। पर ये तो खत्म होना चाहिए हैवानियत, कि भाई आप हिंदू हैं तो मारे जाओ, ज़ायनिस्ट हैं तो मारे जाओ, कुछ भी करो, पर जो आप मेरे भाई हैं, लड़ाई हो जाए तो मैं गोली मार दूं। लिमिट है ना हर चीज की, रूल्स है ना, मर्यादा है ना। तो ये मर्यादा के बाहर की बातें ईरान कर रहा है। और ईरान ने खड़ा किया हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को। तो ये शुरू क्या हो, ईरान पर अटैक क्यों हुआ है? हमने जड़ है, जड़ क्या ईरान है, उसको खत्म करना है। ये इजराइल ने बोला है ना कि टेररिस्ट स्टेट है, ये बोला है ना। तो ये स्टार्ट वहां हुआ, वो चीज खत्म नहीं हुई, ईरान का वजूद खत्म नहीं हुआ है। मेरी समझ में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब
ईरान बड़ा दूध का धुला था, और ये जो मेहनत की है उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है अहमद अयाज साहब, सेंट्रल एशिया की तरफ काफी ज्यादा, अब चूंकि ईरान नजदीक है तो उस हिसाब से भी काफी ज्यादा इसका असर हमने दाएं बाएं बहुत ज्यादा देखा। इंटरनेशनल मार्केट तक बहुत सारी चीजें ठप हुई जब ये जंग और भी शिद्दत इख्तियार करती गई। पाकिस्तान और तुर्की ये दो वो देश थे जिन्होंने सबसे पहले हमले के बाद स्टेटमेंट्स दी, और जब हमला हुआ तो आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर खुद मौजूद थे। और जब लड़ाई को खत्म करने, आग पर काबू डालने की या पानी डालने की बात आई कि खत्म की जाए चीजें, तब ना तुर्किया ना पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट करता है। इन दोनों ममालिक का जो खुद को ओआईसी में बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स मानते थे, क्या इन दोनों का रोल देखते हैं? क्या दोनों का एक तरह से सवालिया निशान दोनों के इज्जत और आबरू पर छूट गया है कि आप तो कह तो बहुत कुछ रहे थे, जब हमला हुआ तब दोनों एक्टिवेट नजर आए और थे भी अमेरिका के आसपास, लेकिन जब बारी खत्म करने की आई तो तब कहीं पर भी नहीं। अयाज साहब, ठीक है, उनसे कांटेक्ट संपर्क शायद कट गया है। डॉक्टर राम सर, राइट नाउ जहां पर हम खड़े हैं, यहां से आगे क्या कोई टेबल टॉक्स की तरफ भी जाते हुए दिखाई देंगे? कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है, या फिर सिर्फ चीजें जो आप कह रहे हैं ईज फायर, जहां पर थोड़ा सा आग को कम करने की कोशिश हुई है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि बातचीत भी हो, दोनों देशों और अमेरिकन इसमें कामयाब होंगे कि दोनों को एक साथ टेबल पर ले आए? डॉक्टर राम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, कमांडर भूषण दीवान सर के पास मैं वापस चलूंगा, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा बाकी से। उसके बाद विनोद जी आपके पास यही सवाल सर आपसे भी कि टेबल पर आना क्या इन पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों देशों के अंदर वो जो अब तक जबरदस्त एक्टिविटीज रही हैं, खासतौर से मोसाद जिस हद तक चला गया है, जिस हिसाब से टनल्स पकड़ी गई, काम किया और बहुत सारे लोगों की किलिंग्स अंदर रहकर की गई, ये सारा सिलसिला तो फिर खत्म होना चाहिए उस हिसाब से जिस तरफ ट्रंप इशारा कर रहे हैं। लेकिन कोई पॉसिबिलिटी भी नजर आती है, होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल होगा नहीं। ट्रंप अंदर खाने तो मैं समझता हूं इजराइल के साथ ही हैं। जो पहले ये B-2 बॉम्बर से जो बंकर बस्टर गिराए हैं, उससे पहले पीछे सपोर्ट कर रहे थे। इजराइल अकेला तो लड़ भी नहीं सकता, थ्रू आउट सपोर्ट कर रहे हैं, वही करते रहेंगे और ये रजीम चेंज की तरफ जाएंगे। ये कह देना मोसाद क्या समझते हैं घुस गया ईरान में विदाउट अमेरिकन नॉलेज, सवाल ही नहीं है। CIA और मोसाद दोनों का काम है ये। और आप पूरी यूएसए के सैटेलाइट भी नहीं है, तभी तो 3000 किलोमीटर से इजराइल मिसाइल फेंकता है, वो यहां आ जाती है ईरान में। ईरान मिसाइल फेंकता है तो यूएसए और चाइना की सैटेलाइट वो इजराइल पहुंच जाती हैं। तो ये तो बैक में तो पूरा यूएसए एक तरफ है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ रशिया और चाइना, 6000 सैटेलाइट है दोनों के मिला के वो यूज हो रही हैं। ये जब ये बातें यहाँ चल रही हैं, इतनी बातें चल रही हैं, ये कहानी कहना ऊपर से ये है वो है, तो कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। वो ऑन दी ग्राउंड तो तबाह करके, उनको पता तबाह करेंगे, डंडा जोर से मारेंगे। तभी हिरोशिमा में किया, मैं नहीं कहता हूँ न्यूक्लियर वार ऐसा होगा, पूरा जो तबाह तब तक नहीं करेंगे, जो बातें ही करते रहेंगे टाइम बाई करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। करना उन्होंने वही है जो करना टाइम पास। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, आज ये भी पता चला कि जेडी वेंस ने ईरान की अथॉरिटीज से बात की, बेंजामिन नेतन्याहू को पहले कन्विंस किया गया राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और दूसरी तरफ ये भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कतर की तरफ से मीडिएशन की गई रात के समय में, जब अटैक्स अलग अलग जगहों पर बेसिस पर हुए, नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मीडिएशन वाला प्रोसेस था, कतर के रोल को आप कैसे देखते हैं? और आपके पास कोई सही जानकारी कि रोल ज्यादा कतर का ही है या फिर ट्रंप की तरफ से भी सिर्फ ये जो अभी तक क्रेडिट लेने वाली बातें, चीजें यहीं तक सीमित हैं? देखिए, ट्रंप का तो एक ही उद्देश्य था, उनको लोअर प्राइस के लिए अपने आप को रिकमेंड कराना था, इसलिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। और रहा सवाल ये कि कतर की जो भूमिका है बहुत स्पष्ट है। देखिए, कतर की जो पॉपुलेशन अगर देखेंगे, वहाँ का जो विस्तार देखेंगे, उसमें भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। जहाँ मैं आपको बता दूं कि जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में आप अगर देखें तो अब धीरे धीरे वो जो कट्टरवादिता का दिमाग में जो एक कीड़ा भरा हुआ था ईरान जैसे देशों में, तालिबान जैसे देशों में, वो दूसरे प्रगतिशील अरब देशों में नहीं है। अगर होता तो कभी भी अरब देश में एक मंदिर का निर्माण नहीं होता। और न केवल इतना, आज जितने भी भारतीय हैं
उनमें से आप ये मान के चलिए 38% भारतीय अरब देशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या दूसरे कंट्रीज हो, बहरीन हो, कुवैत हो, सब जगह। तो निश्चित रूप से ये बात कि हिंदू और मुस्लिम और या दूसरे लोगों का जो चीज है प्रगतिशील देशों में ये सेकेंडरी होती है, आस्था अपना पर्सनल काम होता है, ये चीज अरब के देशों को समझ में आ गया है। रहा सवाल फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है उसके लिए यहूदियों को हमेशा के लिए खत्म कर दें और जमींदोज कर दें। और ये नारा लगाना ये एक बहुत आज के जमाने में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको जब बनाकर भेजा है तो अगर उनको फिलिस्तीनों को नहीं रखना था तो बनाकर ही नहीं भेजते। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मानवता का पहला प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, सर्वधर्म जो है एक होना चाहिए। लड़ाई झगड़े का जहां तक सवाल है व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं या लैक ऑफ कम्युनिकेशन का वजह से कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यही एक कारण है कि अलग अलग देश अगर उनमें कम्युनिकेशन लिंक प्रॉपर हो, जैसा हमारे देश ने जो है कम्युनिकेशन लिंक बहुत अच्छा रखा है, यानी डिप्लोमेटिक चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तभी हमारे लिए ईरान से हमने देखिए अपने बच्चों को वहां से भीषण युद्ध के बीच में से निकाल दिया, इसी तरह हमने यूक्रेन से भी निकाला था, और युद्ध विराम आज की तारीख तक 3 साल के बाद भी ईरान, यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं हो पाया। लेकिन जिस समय हमारे विद्यार्थी आ रहे थे उस समय दोनों ने अपने जो है युद्ध छोड़ दिए थे, रोक दिए थे थोड़ी देर के लिए। तो इससे ये पता लगता है कि अगर विभिन्न राष्ट्रों में कम्युनिकेशन लिंक अच्छा हो और समझ की बात जो है मानवता के हित में, विकास के हित में अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें हट जाएंगी। लेकिन ऐसे जो युद्ध होते हैं इनमें जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खून से लथपथ देखा है, तड़पते देखा है, भूख से मरते देखा है, वो अगले 10-20 साल बाद निश्चित रूप से नए आतंकवादी बनेंगे। ये चीज सबको समझना चाहिए। तभी बड़ी बात आप कह रहे हैं विनोद जी। एक फाइनल कमेंट जरा आपसे कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हर जगह होती रही, आज भी हो रही है। जब ये जंग हो रही थी, इसको खत्म करने की बात हो रही थी, तो विदेश मंत्री ईरान के वो भी रशिया के अंदर थे। हर एक जगह से अपने अपने से तरीके से प्रयास होते हैं, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या वॉर का रिप्लेसमेंट है? और इस युद्ध में क्या ये साबित हुआ है? नहीं, सिर्फ बैक चैनल की जरूरत जरूर है, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं है वार का। आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस पिछले दो, एक ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, दूसरा ये हुआ जो यूक्रेन और रशिया की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पोजीशन यूएसए में बड़ी किरकिरी वहाँ होती जा रही है। जैसे सब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन लड़ी थी तो उन्होंने कहा कि मैं पीस प्रिवेल करूँगा, लेकिन पीस कहाँ प्रिवेल हो रही है? रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल और ईरान का लगातार चल रहा है। ये बार बार कह रहे हैं कि मैं सीज फायर करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीज फायर नहीं हो रहा है। लेकिन एक कोशिश की गई है, लेकिन उसके आउटकम्स अभी निकलते नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि युद्ध ये, जैसे इन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं हुआ है, ईज फायर हुआ है, डॉक्टर श्रीराम जी ने जो कहा है, मुझे भी लगता है कि दोनों मुल्कों को एक मौका दिया गया है दोबारा से तैयारी करने के लिए। और लेकिन बार बार मैं ये कहता हूँ कि इसके रेलेवेंस चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब के रेलेवेंस, IMF हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, इन सब के रेलेवेंस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। जो कंपनियां, जो कंट्रीज बड़ी बड़ी हैं वो अपने हिसाब से सबको देखती हैं, लेकिन एक वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं इनको मजबूत करने की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इनको भी मजबूत होना चाहिए ताकि वार में वो इंटरवेन करें और किसी हद तक कुछ उनका रोल भी रहे, कंट्रोल करें। बैठकों से ज्यादा फिर थोड़ा नतीजे पर भी गौर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी, अहमद अयाज जी, कमांडर भूषण दीवान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर श्री राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहरहाल ये जो इस समय लड़ाई चल रही है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये हम सब जानते हैं। सीज फायर की जगह एक बहुत अच्छा लफ्ज़ डॉक्टर श्री राम श्रीवास्तव साहब ने यूज़ किया, ईज फायर। दोनों देशों को मौका मिलेगा, ब्रीदर है, लेकिन यहाँ पर आप बजाय इसके कि पीस प्रिवेल करे इसके लिए प्रयास हों, एक दूसरे के खिलाफ और साजिशें रची जाएंगी, कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। दोनों जगहों पर जश्न अपने अपने हिसाब से मनाया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दम तोड़ती इंसानियत या ख़त्म होती इंसानियत
इस दायरे से थोड़ा सा, कुछ दिन के लिए ही सही, कुछ अरसे के लिए ही सही, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही, लेकिन हम बाहर निकलेंगे जहां पर लोगों की जानें गई हैं, दोनों तरफ नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और अगर वॉर के बाद फिर टेबल टॉक्स के लिए आना है तो फिर सोल्यूशन क्या वॉर है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने हिसाब से, अपने आप से और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से और अपने नेताओं से, अपने लोगों से पूछना होगा। समय छोटे से ब्रेक का है।